अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद इकराम भट्टी और आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं डबल जुके स्टडी सब के अंदर। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ एक्चुअली द सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच, द एडजेक्टिव। आज हम देखेंगे कि एडजेक्टिव क्या होता है और इसके यूज़ की बेस पे हम इसे क्या बोलते हैं। सेकंड थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज़ द फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव, कि एडजेक्टिव को बनाया कैसे जाता है। एडजेक्टिव इज़ बेसिकली अ वर्ड विच डिस्क्राइब्स और एड्स something to the meaning of a noun, either in the shape of its meaning, either in the shape of its number, quality, quantity। कोई भी एक ऐसा लफ्ज़ जो किसी नाउन के साथ यूज़ करेंगे हम लोग किसी सेंटेंस के अंदर और वो उस नाउन के मीनिंग में इजाफा करेगा, उसके मुतल्लिक़ कुछ बताएगा, जो उसका मीनिंग है उसको इन्हांस करेगा, दैट विल बी कॉल्ड एज एडजेक्टिव। वो कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब यहाँ पे देखें जो गर्ल एक नाउन है, यहाँ इसके साथ ब्यूटीफुल लगा है तो ब्यूटीफुल ने शी के मीनिंग में इजाफा किया है, तो यहाँ पे जो ब्यूटीफुल यूज़ हुआ है वो दैट इज़ एडजेक्टिव। आई डोंट लाइक दैट बॉय। अब यहाँ पे देखें जो बॉय है दैट इज़ नाउन और जो दैट है एक्चुअली वो उसकी तरफ पॉइंट आउट कर रहा है कि दैट बॉय, तो ये दैट भी एडजेक्टिव है। देयर इज़ अ लिटिल वाटर इन द ग्लास। अब वाटर और उसके अंदर देखें कि हमने उसकी क्वांटिटी को डिस्क्राइब किया है, वाटर की मीनिंग को इन्हांस किया कि पानी है लेकिन कितना है, लिटिल। तो यहाँ पे लिटिल भी एज ए एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। अब हम ये देखते हैं कि जब हम एक एडजेक्टिव को एक सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं, यानी कि एक ऐसे नाउन के साथ जो कि उस सेंटेंस का सब्जेक्ट बन रहा है, तब उसे क्या बोलते हैं, और जब वो उस सब्जेक्ट के प्रेडिकेट के अंदर किसी नाउन के साथ हम यूज़ करते हैं तब क्या बोलते हैं। दोस्तों अगर एक एडजेक्टिव को हम यूज़ कर रहे हैं किसी सब्जेक्ट के साथ तो हम उससे बोलते हैं एट्रीब्यूटिवली, यानी कि जो उसका यूज़ है हम उसके यूज़ को बोलेंगे कि यहाँ पे जो एडजेक्टिव यूज़ हुआ है दैट इज़ द एट्रीब्यूटिव यूज़ ऑफ एडजेक्टिव। सेकंड वन कि अगर वो किसी प्रेडिकेट के अंदर किसी नाउन के साथ यूज़ हो रहा है तब हम उसे बोलेंगे प्रेडिकेटिवली। एग्जाम्पल से समझते हैं, हम कहते हैं द लेज़ी बॉय वॉज पुनिश्ड। अब यहाँ पे देखें द बॉय इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस और यहाँ पे इसके साथ लगा है लेज़ी। लेज़ी यहाँ पे एडजेक्टिव यूज़ हुआ है और जिसको हम बोलेंगे एट्रीब्यूटिवली यूज्ड ऑफ द एडजेक्टिव। ही इज़ अ लेज़ी बॉय। ही इज़, अब ये देखें ही इसमें सब्जेक्ट है, इज़ अ लेज़ी बॉय ये एक प्रेडिकेट है। अब बॉय के साथ लेज़ी लगाया हमने तो ये उसके मीनिंग में इन्हांस कर रहा है कि वो लड़का है लेकिन कैसा है, लेज़ी। तो ये प्रेडिकेट में यूज़ हुआ है, इस वजह से हम इसको बोलेंगे दैट इज़ द प्रेडिकेटिवली यूज ऑफ द एडजेक्टिव। अब चलते हैं फॉर्मेशन की तरफ कि फॉर्मेशन कैसे होती है। तो एडजेक्टिव हम बेसिकली तीन टाइप से बना सकते हैं, या तो वो किसी नाउन से बनेगा, या वो किसी वर्ब से बनेगा, या वो किसी पहले से मौजूद एडजेक्टिव से बनेगा। अब हम इनको एक एक करके देखते हैं एग्जांपल्स के साथ, एक वो कैसे। अब नाउन की एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम कहते हैं मैन, तो इससे जो एडजेक्टिव बनता है दैट इज़ मैनली। होप, होपफुल। केयर, केयरफुल, केयरलेस, हम कुछ भी बना सकते हैं। हम नाउन से एडजेक्टिव मोस्टली बनाते रहते हैं। सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है कि हम वर्ब से कैसे बनाते हैं। जैसे हम कहते हैं मूव, तो इससे जो एडजेक्टिव बनता है दैट इज़ मूवेबल। जैसे हम कहते हैं टॉक, उससे जो एडजेक्टिव बनता है दैट इज़ टॉकेटिव। ऐसे ही हम पहले से मौजूद किसी एडजेक्टिव से भी बना सकते हैं, जैसे हम कह सकते हैं थ्री से थ्री फोल्ड, ब्लैक से ब्लैकिश, वाइट से वाइटिश, सिक से सिकली। तो ये हम बना सकते हैं इस तरीके से कि हम किसी नाउन से भी एडजेक्टिव बना सकते हैं, किसी वर्ब से भी बना सकते हैं, और किसी पहले से मौजूद एडजेक्टिव से भी बना सकते हैं। ये था दोस्तों हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर जो कि एडजेक्टिव के मुतालिक था कि ये कैसे होता है, ये क्या होता है और इसको बनाते कैसे हैं। आई होप कि आप लोगों को सब क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर किसी दोस्त का क्वेश्चन हो तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। आज हम बेसिकली जो तीन टाइप्स डिस्कस करने जा रहे हैं दैट आर एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी एंड एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की बात करें तो ये हाउ मच का आंसर करते हैं कि जब हम किसी चीज़ की क्वांटिटी की बात करते हैं तब हम जो उसका एडजेक्टिव यूज़ करते हैं दैट इज़ ऑलवेज द एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल वी कैन से दैट आई एट सम राइस। तो यहाँ पे देखें जो सम है दैट इज़ एडजेक्टिव, जो यहाँ पे सम यूज़ हुआ है दैट इज़ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। उसकी वजह ये है कि सम जो है वो एक ऐसे नाउन के साथ यूज़ हुआ है जिसकी क्वांटिटी मकसद है हमारा पूछना। यू हैव नो सेंस, तो यहाँ पे देखें जो नो हमारे पास है वो भी एक्चुअली यहाँ पे एडजेक्टिव के तौर पे ऐड किया गया है सेंटेंस के अंदर, क्योंकि जो सेंस है दैट इज़ नाउन और जो हमने नो जहाँ पे ऐड किया है वो उसकी मीनिंग में इजाफा कर रहा है। यू हैव नो सेंस।
तो ये उसकी क्वांटिटी को शो कर रहा है कि आपके अंदर कितना सेंस है, दैट इज़ नो, यानी कि बिल्कुल नहीं है, ये भी उसकी क्वांटिटी को ज़ाहिर कर रहा है, दैट इज़ आल्सो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की बात करें तो हमारे पास ये उसकी काइंड या क्वालिटी को आंसर करता है। हम कह सकते हैं कि जब हम किसी चीज़ की क्वालिटी और काइंड की बात करते हैं तो जब हम उसके साथ कोई एडजेक्टिव लगाते हैं दैट इज़ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। फॉर एग्जांपल लार्ज सिटी, अब यहाँ पे देखें जो लार्ज है वो एक एडजेक्टिव है और वो एक सिटी के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। और यहाँ पे ये चीज़ नोट करें कि अब जो सिटी की उसके जो ग्रेटनेस है या उसके एरिया की बात हो रही है या उसके लार्ज स्मॉल होने की बात कर रही है, दैट इज़ नॉट द क्वांटिटेटिव, दैट इज़ क्वालिटेटिव। ये उसकी क्वालिटी है, कोई शहर बड़ा है तो ये उसकी क्वालिटी है। ऐसे ही कोई इंसान ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट मैन, अब जो ऑनेस्टी है दैट इज़ क्वालिटी, दैट इज़ नॉट क्वांटिटी। हम मेजर नहीं कर सकते किसी इंसान की ऑनेस्टी को, दैट इज़ वाई इट इज़ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंदर एक और चीज़ ऐड की जाती है, या रेनर मार्टिन के अंदर भी वो चीज़ मेंशन है, दैट इज़ प्रॉपर एडजेक्टिव्स। प्रॉपर एडजेक्टिव्स क्या होते हैं कि जब हम किसी प्रॉपर नाउन को एज एडजेक्टिव यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल फ्रेंच वाइन्स। अब यहाँ पे जो फ्रेंच यूज़ हुआ है दैट इज़ अ प्रॉपर नेम और यहाँ पे एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ हुआ है, तो इस वजह से हम इसे कहेंगे कि ये एक प्रॉपर एडजेक्टिव है। ऐसे ही हम कह सकते हैं टर्किश टोबैको। टर्किश टोबैको जो है यहाँ पे टर्किश एक प्रॉपर नेम है और ये एक एडजेक्टिव के तौर पे यहाँ पे हमने यूज़ किया, दैट इज़ वाई इट इज़ also known as proper adjective. However, these all proper adjectives are considered as a part of the adjective of quality. जो नेक्स्ट टाइप हमारे पास मौजूद है दैट इज़ एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अगर नंबर की बात करें तो ये हमारे पास आंसर करेगा हाउ मैनी का। जब हम किसी सेंटेंस के अंदर एक एडजेक्टिव यूज़ करते हैं और हमारे पूछने का मकसद वहाँ पे हाउ मैनी का सेंस होता है, तब हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर यूज़ करते हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर एक्चुअली इसको सब डिवाइडेड किया गया है 3 टाइप्स के अंदर। फर्स्ट वन इज़ डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स, सेकंड वन इज़ इंडेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स और थर्ड वन जो है हमारे पास जहाँ इसकी टाइप मौजूद है दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। तो चलते हैं पहले डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव की तरफ। तो दोस्तों जो डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव है ये ऐसे एडजेक्टिव होंगे जो किसी पेट नंबर की तरफ इशारा करेंगे, जो किसी स्पेसिफिक नंबर की तरफ इशारा करेंगे। तो बेसिकली हमारे पास जो डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स हैं वो भी दो किस्म के हैं, या तो वो ऑर्डिनल्स हो सकते हैं या वो कार्डिनल्स हैं। ऑर्डिनल्स निकला है ऑर्डर से, जैसे हम कहते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये जो एडजेक्टिव हैं ये ऑर्डर में है, इस वजह से इनको कहा जाता है ऑर्डिनल्स। इसके अलावा जो हमारे पास 1 2 3 4 दीज आर कार्डिनल्स। इनडेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स ये ऐसे एडजेक्टिव हैं जो होते तो हाउ मैनी का आंसर है, लेकिन इनसे मुराद कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं होता। जैसे हम कहते हैं इनफ, मच, नो, तो ये ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो हमारे पास किसी पेट नंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव्स ऐसे एडजेक्टिव्स हैं हमारे पास जो हम जिस चीज़ को एड्रेस कर रहे होते हैं उससे मुराद उसमें से मौजूद हर इंसान इक्वली उसका शेयर रहता है। जैसे हम कहते हैं ईच बॉय मस्ट टेक हिज टर्न, यहाँ पे जो ईच यूज़ हुआ है एक्चुअली वो रिप्रेजेंट कर रहा है वहाँ पे मौजूद तमाम लोगों को। तो ऐसे एडजेक्टिव्स जो हम यूज़ करेंगे और उनसे जो मतलब निकलेगा वो होगा हाउ मैनी का, लेकिन उससे मुराद हमारे सामने मौजूद जितने भी ऑडियंस हैं, जितने भी हमारे सामने जिससे हम एड्रेस कर रहे हैं, वो सारे के सारे उस चीज़ में इन्वॉल्व होंगे, उसको बोलेंगे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव्स। यहाँ पे दोस्तों एक बहुत ही मज़े की चीज़ है जो एक ट्रिक है एक्चुअली कि आपने एडजेक्टिव ऑफ नंबर को और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को कैसे डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि हमारे पास ऐसे वर्ड्स भी हैं जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं, जो हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं। जैसे हम कहते हैं कि सम बॉयज़ आर वर्किंग हियर, सेकंड इज़ दैट आई एट सम राइस। अब सम राइस और सम बॉयज़, ये सम जो है एक एडजेक्टिव है। अब देखते हैं कि ये क्वांटिटी किस वक्त होगा और नंबर किस वक्त होगा। तो एक फार्मूला अपने जहन में बिठा लें कि जब हमारे पास नाउन एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन या अनकाउंटेबल नाउन होता है, एब्स्ट्रैक्ट या अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो उसके साथ जो एडजेक्टिव हम लगाते हैं दैट इज़ ऑलवेज द एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ऑन द अदर हैंड अगर हमारे पास एक मटेरियल नाउन है या काउंटेबल नाउन है तो हम उसके साथ जो एडजेक्टिव लगाएंगे दैट इज़ ऑलवेज द एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एग्जाम्पल के तौर पे हमने जो एग्जाम्पल अभी ली थी सम राइस और सम बॉयज़। सम राइस, अब राइस हमारे पास अनकाउंटेबल है, हम उसको केजीज के अंदर लेते हैं, हम उसको इंडिविजुअल को नहीं गिनते, तो इसके साथ जो लगा है दैट इज़
एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। सेकंड केस के अंदर देखें सम बॉयज़, अब बॉयज़ जो है ये हमारे पास काउंटेबल है, तो इसके साथ हमने जो सम लगाया दैट इज़ एडजेक्टिव ऑफ नंबर। आई होप कि आप लोगों को एडजेक्टिव की फर्स्ट 3 टाइप्स समझ आ गई होंगी। अगर इसके मुतालिक आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर पूछें। आज जो हम काइंड्स डिस्कस करने जा रहे हैं दैट आर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स, एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स एंड एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव्स। तो इनको वन बाय वन देखते हैं कि ये कैसे होती हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, दीज आर द एडजेक्टिव्स बेसिकली विच पॉइंट आउट टूवर्ड्स द थिंग, प्लेस और पर्सन। जैसे हम कहते हैं कि आई डोंट लाइक दैट बॉय, तो यहाँ पे जो दैट इसलिए यूज़ हुआ है वो उस पर्सन की तरफ इशारा कर रहा है कि वो लड़का। दीज बुक्स, ये किताबें हैं। तो इस तरीके से जो भी हमारे पास ऐसा वर्ड लगेगा जो किसी नाउन के तरफ इशारा करेगा, पॉइंट आउट करेगा, तो उसको हम बोलेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेशन के लफ्ज़ी मतलब से भी ज़ाहिर हो रहा है, डिमॉन्स्ट्रेशन मतलब शो करना किस चीज़ को, तो जो किसी चीज़ की तरफ पॉइंट आउट करेगा, दैट, दिस, दीज, ऑल दीज विल बी द डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बट ओनली इफ़ दीज आर फॉलोड बाई अ नाउन। ये चीज़ हमेशा याद रखें दोस्तों कि एडजेक्टिव हमेशा वही होगा जिसके फ़ौरन बाद कोई नाउन आए। जब नाउन नहीं होगा तो वो किसी और कैटेगरी में फॉल करेगा, वो एडजेक्टिव में नहीं आएगा। सेकंड वन इज़ इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स। एज द नेम इज़ शोइंग दैट इंटरोगेशन मीन्स टू आस्क, टू इंक्वायर समथिंग। इंटरोगेशन वर्ड खुद बता रहा है कि जब हम किसी से कोई बात पूछते हैं, किसी से किसी चीज़ के मुतालिक आस्क करते हैं, तब जो हम वर्ड यूज़ करेंगे दैट विल बी द इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। अब ये कैसे काम करता है? हम लोगों ने अक्सर जो इंटरोगेटिव वर्ड्स हैं वो WH से ही स्टार्ट होते हुए देखे हैं, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन। तो ये सब तमाम के तमाम हमारे पास इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हो सकते हैं अगर इनके फ़ौरन बाद से हम कोई नाउन लगाएं। अगर हम ये कहते हैं व्हाट इज़ योर नेम, अब यहाँ पे जो वर्ड यूज़ हुआ है ये एडजेक्टिव नहीं है क्योंकि इसके बाद हमने नाउन नहीं लगाया। इन व्हाट मैनर यू आर टॉकिंग हम कह सकते हैं। तो जब यहाँ पे देखें जो वर्ड के बाद हमने मैनर लगाया है, इसके साथ ये जो वर्ड है ये यूज़ होता है एज ए इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। जो नेक्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव। नाम से भी ये चीज़ ज़ाहिर हो रही है कि एम्फसाइजिंग का मतलब जो उस बात के ऊपर या उस नाउन के ऊपर स्ट्रेस देगा। एम्फसाइजिंग मीन्स टू पुट प्रेशर, टू बिल्ड स्ट्रेस। अब हम जब कहते हैं कि आई सा हिम विद माई ओन आइज़, अब यहाँ पे ये बात नोट करें कि जो आइज़ है दैट इज़ नाउन, अब उसके साथ जो हमने ऑन यूज़ किया है ये उस बात के ऊपर प्रेशर बिल्ड कर रहा है कि हाँ मैंने उसे देखा, अपनी आंखों से देखा, यानी कि इस चीज़ के ऊपर प्रेशर बिल्ड करने के लिए हमने ऑन लगाया। ये दो ही वर्ड मोस्टली यूज़ होते हैं, एक ऑन, एक एंड वेरी। दिस इज़ द वेरी थिंग दैट आई वांट। वेरी थिंग, यहाँ पे जो वेरी यूज़ होता है थिंग के साथ, ये भी हमारे पास एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ होता है जब हम उससे अगले आने वाली चीज़ पे यानी कि उस नाउन पे, चाहे वो पर्सन है, प्लेस है या थिंग है, उसके ऊपर हम प्रेशर बिल्ड करके अपनी तवज्जो उसकी तरफ दिलवाना चाहते हैं, तब हम यूज़ करते हैं एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स। एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव्स जो हैं ये बहुत हद तक रिलेटेड हैं इंटरोगेटिव एडजेक्टिव से, कि डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है इनको कि ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हैं या एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स हैं। तो फ़र्क यहाँ से चलता है, बाकी ये होते तकरीबन वही हैं। जैसे हम कहते हैं व्हाट अ शॉट, व्हाट जीनियस, तो हम जब ये बातें कहती हैं तो अब ये सेंस ऐसे दे रहा है जैसे वो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव में आ रहा है, लेकिन नहीं दोस्तों। वहाँ पे आपको लोगों को जो चीज़ देखने को मिलेगी, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस देयर शुड बी अ क्वेश्चन मार्क। और यहाँ पे जो होता है, जैसे हम कहते हैं व्हाट जीनियस या कह सकते हैं कि व्हाट शॉट, तो इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लामेशन आएगा, जिसको हमने कहा था एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के अंदर भी कहा था और इंटरजेक्शन के इंट्रोडक्शन में भी हमने देखा था कि उसको हम बोलते हैं साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, जिसको उल्टा आई भी हमने कहा था याद रखने के लिए। तो यहाँ पे ये प्लेस होगा और इसके अंदर कोई चीज़ पूछी नहीं जाएगी, बल्कि सडन फीलिंग्स, आप जैसे उस सेंटेंस को पढ़ेंगे आपको समझ लग जाएगी कि यहाँ पे कुछ पूछा नहीं जा रहा बल्कि सडन फीलिंग्स को शो किया जा रहा है। जैसे हम कहते हैं कि जब हम कोई भी चीज़ ऐसी देखते हैं जो उस वक्त हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, या उस इंसान से या उस चीज़ से वो चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, जैसे हम कहते हैं अब किसी प्लेयर ने कोई अच्छा शॉट खेला तो हम कहते हैं व्हाट अ शॉट। किसी अच्छे इंसान को, खूबसूरत चीज़ को हम देख लेते तो हम कहते हैं व्हाट अ ब्यूटी। अब यहाँ पे ये चीज़ें चेक करें कि हमने उस चीज़ के मुतालिक इंक्वायर नहीं किया, बल्कि हम उस पर अपने फीलिंग्स को शो कर रहे हैं, अपनी सडन फीलिंग्स को शो कर रहे हैं। दैट इज़ वाई
Here WH words will not be used as interrogative adjective, but it will be used as the exclamatory adjectives. जी दोस्तों, ये थी हमारे पास तमाम की तमाम टाइप्स जो एडजेक्टिव की होती हैं। कंपैरिजन ऑफ डिग्रीज, इसको समझने के लिए दोस्तों हम थोड़ा पीछे चलते हैं इससे। जब हमने देखा था कि एडजेक्टिव जो होते हैं एक्चुअली ये ऐसे अल्फाज होते हैं जो किसी नाउन के मीनिंग में इजाफा करते हैं, उसकी अच्छाई या बुराई। अब दोनों केसेस के अंदर अगर वो अच्छाई है या बुराई है, हम उसको कंपेयर कर सकते हैं दूसरों से। वो इस तरीके से कि हमारे पास दो नाउन हों और उन दोनों नाउन के अंदर वो चीज़ मौजूद हो, वो एडजेक्टिव मौजूद हो, वो सिर्फ या वो बुराई मौजूद हो, तो उनमें से किसी एक में ज़्यादा होगी, किसी में कम होगी। ऐसे ही अगर एक दो या दो से ज़्यादा की बात करें, मतलब तीन हो या तीन से भी ज़्यादा हो, तो अगर वो सब में वो चीज़ कॉमन है, तब हम कहते हैं कि किसी एक में किसी दूसरे से ज़्यादा होगी और किसी में उन सब से ज़्यादा होगी या कम होगी। तो इसका मतलब है कि हम एडजेक्टिव को एक नाउन से दूसरे नाउन के साथ कंपेयर कर सकते हैं। दैट्स वाई वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कंपेरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। तो यहाँ पे देखते हैं जब किसी एक सिंगल पर्सन की, सिंगल प्लेस की या सिंगल थिंग की हम कोई सिफ्त बयान करते हैं या उसकी कोई बुराई बयान करते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि उसका एडजेक्टिव बयान करते हैं, उसको कंपेयर नहीं करते, दैट इज़ कॉल्ड द पॉजिटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव। यानी कि इसके अंदर कोई कंपैरिजन नहीं होता। ही इज़ अ गुड बॉय, यहाँ पे गुड एक पॉजिटिव डिग्री है जिसको कंपेयर नहीं किया गया किसी और बॉय के साथ। लेकिन अगर हम किसी एक नाउन को किसी दूसरे नाउन से कंपेयर करें, लेकिन मुकाबला सिर्फ दो के अंदर हो, तब हम उसे बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री। जैसे हम कहते हैं अहमद इज़ टॉलर देन अली। अब यहाँ पे देखें जो टॉलर यूज़ हुआ है वो टॉल से निकला है, लेकिन वो कंपैरिजन कर रहा है दो नाउन के दरमियान, दो बंदों के दरमियान। दैट इज़ द कंपैरेटिव डिग्री। अब नंबर आता है थर्ड डिग्री का, दैट इज़ द सुपरलेटिव। उसको सुपरलेटिव इसलिए बोलते हैं कि जो भी चीज़ हम उसमें कंपैरिजन करने जा रहे हैं वो उन तमाम मौजूद नाउन में से उस नाउन के अंदर बढ़ के होती है। जैसे हम कहते हैं ही इज़ वाइजेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे जो वर्ड यूज़ हुआ है वाइजेस्ट, इसका मतलब ये है कि उसका मुकाबला किसी एक पर्सन से नहीं, बल्कि अगर हमने वर्ड कहा है तो उस वर्ड के अंदर मौजूद जितने भी लोग होंगे उन तमाम के तमाम लोगों से वो ज़्यादा वाइज है। इसको बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री। जब हम कहते हैं कि कोई चीज़ या कोई प्लेस या कोई थिंग किसी और पर्सन, प्लेस और थिंग की निस्बत, बल्कि उस नेचर की तमाम चीज़ों से वो बढ़ के है, दैट इज़ द सुपरलेटिव। यहाँ पे एक माइनर सा हमारे पास एक डिफरेंस है कि जब हम किसी चीज़ को स्वीटेस्ट या स्ट्रॉन्गेस्ट यानी कि EST लगा के सुपरलेटिव बनाते हैं। कुछ एडजेक्टिव हमारे पास ऐसे होते हैं जिनके लिए हम EST नहीं बल्कि मोर और मोस्ट लगाते हैं। जैसे हम कहते हैं मोस्ट ब्यूटीफुल। अब मोस्ट जो हमारे सेंस बनाता है सेंटेंस के अंदर वो ये होता है कि इसको जो हमने कंपैरिजन किया है दूसरी तमाम चीज़ों के साथ, वो सारी चीज़ें हमने देखी नहीं है उस नेचर की। बाकी जो चीज़ें जिनसे हम कंपैरिजन कर रहे हैं उसका वो हमने वन बाय वन नहीं देखी। एक अंदाजे के ऊपर हम कहते हैं कि वो तमाम से बढ़ के होगा। जैसे हम कहते हैं शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ पे हमने पूरी वर्ल्ड की गर्ल्स को नहीं देखा, लेकिन हम कह रहे हैं कि वो पूरी दुनिया से बढ़ के हसीन है। इट्स मीन कि हम एक अंदाजे के मुताबिक कह रहे हैं, तो वहाँ पे मोस्ट ये सेंस देता है। लेकिन जब हम ज़्यादातर EST वाली फॉर्म यूज़ करते हैं तब हम जो कर रहे होते हैं उसमें जनरली ये होता है कि हमारे कंसेप्ट के अंदर जो चीज़ें होती हैं जिनसे हम कंपैरिजन कर रहे हैं वो हमारे सामने होती हैं। जैसे हम कहते हैं ही इज़ द वाइजेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। अब क्लास के अंदर 50-30 जितने भी स्टूडेंट हैं वो सब हमारे देखे हुए हैं, तब हम कह रहे हैं कि वो उनसे सबसे ज़्यादा ज़हीन है, तब हम EST वाली फॉर्म लगा रहे हैं सुपरलेटिव की। ये एक माइनर सा डिफरेंस है जो आप लोगों को मालूम होना चाहिए। अब चलते हैं कि ये फॉर्मेशन होती कैसे है, कि हम उसकी डिग्रीज बनाते कैसे हैं। तो दोस्तों एडजेक्टिव की डिग्री बनाने के दो ही तरीके हैं, या तो वो रेगुलर कंपैरिजन है या इरेगुलर कंपैरिजन है। रेगुलर से मुराद ये होगा कि उनके अंदर कोई पेट फार्मूला होगा, उनके अंदर पेट फॉर्मेशन होगी, कंपैरेटिव की भी और सुपरलेटिव की भी। और जो हमारे पास इरेगुलर हैं उनके अंदर किसी किस्म का कोई रूल नहीं होता, वो विदाउट एनी रूल रेंडमली बनाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द नाउन जो होते हैं हमारे पास वो ऐसे ही जो उनकी कंपैरिजन बनाई जाती है, कंपैरेटिव डिग्री बनाई जाती है, वो ER से बनाया जाता है। जैसे हम कहते हैं स्वीट से स्वीटर, और जो उसकी सुपरलेटिव होती है वो EST लगा के बनाई जाती है, जैसे हम कहते हैं स्वीटेस्ट। लेकिन अगर हमारे पास कोई नाउन हो जो ऑलरेडी E पे एंड हो रहा हो,
तब हम उसके आगे सिर्फ आर लगाते हैं कंपैरिजन के लिए, कंपैरेटिव फॉर्मेशन के लिए, और सुपरलेटिव के लिए एस टी लगाते हैं क्योंकि ई ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद होता है। फॉर एग्जांपल ब्रेव, ब्रेवियर, ब्रेवेस्ट। अगर कोई नाउन हमारे पास वाई पे एंड हो रहा हो और उस वाई से पहले हमारे पास कोई कॉन्सोनेंट हो, वावल ना हो, तो उसका रूल ये होता है कि कंपैरेटिव बनाते वक्त हम उस आई को गिरा के उसकी जगह आई लगाते हैं, फिर आगे ई आर और ई एस टी लगाते हैं उसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव के लिए। जैसे हम कहते हैं हैप्पी। अब यहाँ पे देखें जो वाई है वो उससे पहले हमारे पास एक कॉन्सोनेंट पी यूज़ हुआ है, तो हम इसकी जब डिग्रीज बनाएंगे तब हम वाई को हटा के उसकी जगह आई लगाएंगे और फिर ई आर और ई एस टी लगा के उसकी फॉर्म्स बनाएंगे। जैसे हम कहते हैं हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। अगर हमारे पास सिंगल सेलेबल वाला है, यानी कि वो बोलते हुए हमारी ज़बान हमारे हल्क से सिर्फ वन टाइम टकराती है, मतलब वन सेलेबल है, तो हम ये देखेंगे कि अगर वो एंड हो रहा है हमारे पास किसी कॉन्सोनेंट पे और वो कॉन्सोनेंट अपने से पहले किसी शॉर्ट वावल को ले रहा है, जैसे ई, जैसे हम कहते हैं रेड। अब यहाँ पे ये एंड हो रहा है एक कॉन्सोनेंट डी पे और डी से पहले एक शॉर्ट वावल आया हमारे पास, दैट इज़ ई, रेड। तो जो इस किस्म के हमारे पास एडजेक्टिव्स होंगे उनको जब हम कंपैरेटिव और उनकी सुपरलेटिव बनाएंगे तब हम ये करेंगे कि जो उसका लास्ट वाला कॉन्सोनेंट था उसको डबल कर देंगे। जैसे रेड, रेडर, रेडेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट। अब यहाँ पे देखें जो लास्ट वाला उसका कॉन्सोनेंट था हमने उसको डबल किया है, ये है इसका रूल। अगर हमारे पास एडजेक्टिव मोर देन वन सेलेबल वाला है तब हम उसकी जो कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव बनाते हैं वो मोर एंड मोस्ट लगा के करते हैं। फॉर एग्जांपल ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, डिफ़िकल्ट, मोर डिफ़िकल्ट, मोस्ट डिफ़िकल्ट। अगर हम बात करें इर्रेगुलर कंपैरिजन की तो उसकी बेशुमार मिसालें हैं और उनका कोई रूल नहीं होता, वो जस्ट आपको मेमोराइज़ करनी पड़ती हैं। जैसे हम कहते हैं गुड, बेटर, बेस्ट, मच, मोर, मोस्ट। जी दोस्तों, ये थे हमारे पास एडजेक्टिव की कंपैरिजन एंड इट्स फॉर्मेशन, डबल फॉर्म्स ऑफ द सुपरलेटिव एंड कंपैरेटिव डिग्रीज ऑफ द एडजेक्टिव। और आज का दूसरा टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ द इंटरचेंजिंग ऑफ द कंपैरेटिव एंड द सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ द एडजेक्टिव। चलते हैं आज के पहले टॉपिक की तरफ। लेटर, लेटर, लेटेस्ट, लास्ट। देखते हैं कि इन जो डबल फॉर्म्स ऑफ द कंपैरेटिव एंड द सुपरलेटिव डिग्रीज हमने यूज़ किए हैं यहाँ पे, इनमें क्या डिफरेंस आता है। दोस्तों यहाँ पे जो लेटर और लेटेस्ट है ये टाइम के हिसाब से हम लोग इसको यूज़ करते हैं। जब हमारा मकसद टाइम को एक्सप्रेस करना होता है तब हम यूज़ करते हैं लेटर और लेटेस्ट। लेटर और जो लास्ट है ये एक्चुअली हम लोग पोजीशन को ज़ाहिर करने के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल ही इज़ लेटर देन आई एक्सपेक्टेड। अब यहाँ पे जो लेटर यूज़ हुआ है वो टाइम को शो करने के लिए यूज़ हुआ है, जबकि दूसरे सेंटेंस के अंदर देखें तो द लेटर चैप्टर्स आर लैकिंग द इंटरेस्ट। अब यहाँ पे जो लेटर चैप्टर्स के लिए यूज़ हुआ है यहाँ पे ये उसकी पोजीशन को शो कर रहा है, उसके टाइम को शो नहीं कर रहा। ऐसे ही लेटेस्ट की बात करें तो लेटेस्ट भी हमारे पास टाइम के हिसाब से आता है। जैसे हम कहते हैं आई हैव नॉट लिसन टू द लेटेस्ट न्यूज़। और जो लास्ट होता है वो हमारे पास पोजीशन को जाहिर करने के लिए होता है। जैसे हम कहते हैं द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज़ नॉट वेरी इंटरेस्टिंग। तो लास्ट और लेटेस्ट में ये फ़र्क है कि इनमें से एक जो है वो टाइम को शो करने के लिए यूज़ हो रहा है, जबकि दूसरा जो हमारे पास है वो उसकी पोजीशन को शो करने के लिए यूज़ हो रहा है। ऐसे ही लेटर और लेटर जो हमारे पास दोनों यूज़ हुए हैं, इनमें से एक जो हमारे पास है वो हमारे पास टाइम को शो करने के लिए यूज़ होता है, जबकि दूसरा पोजीशन को। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल जो हमारे पास मौजूद है वो है एल्डर, ओल्डर। और सुपरलेटिव की बात करें तो एल्डेस्ट या ओल्डेस्ट। यहाँ पे एल्डर जो यूज़ हुआ है वो हम रिलेशंस के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम फैमिली के मेम्बर्स की बात करते हैं तो हम एल्डर लगाते हैं, जबकि ओल्डर जो होता है ये टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से हम यूज़ करते हैं। ये एनिमल्स के साथ भी हो सकता है, थिंग्स के साथ भी हो सकता है और ये पर्सनस के साथ भी हो सकता है, लेकिन जो हम एल्डर यूज़ करते हैं वो पर्टिकुलर हम मेम्बर्स ऑफ द फैमिली के लिए ही यूज़ करते हैं। और एक चीज़ जो याद रखनी है हमेशा कि जो हमारे पास एल्डर होता है उसके साथ देन हम यूज़ नहीं करते, इनके इसके कंपैरेटिव के साथ हम लोग देन का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करेंगे। हम एग्जांपल के तौर पे कह सकते हैं माई एल्डर ब्रदर इज़ अ डॉक्टर। अब यहाँ पे जो एल्डर यूज़ हुआ है वो उसके फैमिली मेम्बर को शो कर रहा है। अगर ओल्डर की बात करेंगे तो ओल्डर जो है वो हमारे पास टाइम ड्यूरेशन को शो करेगा। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं
ही इज़ ओल्डर देन हिज सिस्टर। अब जो ओल्डर यहाँ पे यूज़ हुआ है, इसके बाद देन यूज़ किया है हमने, तो ये हमारे पास उसकी एज और टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से आ रहा है। अब यहाँ पे इसके साथ हमने देन यूज़ किया है, लेकिन जो एल्डर है उसके साथ हम देन कभी भी यूज़ नहीं करेंगे। अहमद इज़ द एल्डेस्ट सन ऑफ द फैमिली। अब यहाँ पे जो एल्डेस्ट यूज़ हुआ है वो उसकी नंबरिंग के हिसाब से यूज़ हुआ है कि अपने फैमिली मेम्बर में वो कौन सी जगह पे है। जबकि हम ओल्डेस्ट की बात करें तो ओल्डेस्ट हमारे पास टाइम के हिसाब से होता है। जो अगली चीज़ हमारे पास यहाँ पे है वो है फर्दर और फार्दर। फर्दर और फार्दर दोनों ही डिस्टेंस को शो करते हैं, लेकिन जो फर्दर है ये एडिशनल के मीनिंग देता है। जैसे हम कहते हैं कि मज़ीद या इसके साथ, एडिशनल के मीनिंग। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं आई डू नॉट वांट फर्दर रिमार्क्स। हम यहाँ पे जो फर्दर यूज़ है वो एडिशनल के मीनिंग में यूज़ हुआ है, जबकि फार्दर जो होता है वो डिस्टेंस, एक्चुअली डिस्टेंस के हिसाब से यूज़ होता है। जैसे हम कहते हैं कि अर्थ इज़ फार्दर अवे फ्रॉम द सन। अब यहाँ पे चेक करें कि जो फार्दर यूज़ है वो एक्चुअली डिस्टेंस के मीनिंग में यूज़ हुआ है, जबकि हमारे पास फर्दर जो है वो एडिशनल के मीनिंग देता है। तो ये थी कुछ हमारे पास डबल फॉर्म्स ऑफ द सुपरलेटिव एंड द कंपैरेटिव डिग्रीज ऑफ द एडजेक्टिव। अब चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, दैट इज़ द इंटरचेंजिंग ऑफ द कंपैरेटिव एंड द सुपरलेटिव डिग्रीज। इसके अंदर हम ये देखेंगे कि कोई भी सुपरलेटिव या कंपैरेटिव डिग्री हो तो हम उसके लिए अल्टरनेट कौन से वर्ड यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए ई आर वाले या ई एस टी वाली फॉर्म की जगह हम कोई और वर्ड एडिशनल पुट करके उसको कंपैरेटिव या सुपरलेटिव सेंस ले सकते हैं या नहीं। यहाँ पर सुपरलेटिव की बात करें तो हम कहते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे रैन एंड मार्टिन से हम लोग एक सैंपल लेते हैं, लेड इज़ द हैवीएस्ट मेटल ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। अब यहाँ पे जो हैवीएस्ट यूज़ हुआ है दैट इज़ अ सुपरलेटिव केस। अगर हमने इसको किसी और वर्ड्स के अंदर हमने इसको शो करना हो तो हम कैसे करेंगे, लेड इज़ हैवियर देन ऑल द अदर एलिमेंट्स। अब यहाँ पे हैवियर लगा के हमने कंपैरेटिव डिग्री वाला वर्ड लगा के उसका जो मीनिंग लिया है वो सुपरलेटिव वाला लिया है, उसके लिए हमने कुछ एडिशनल वर्ड यहाँ पे यूज़ कर दिए हैं। ऐसे ही हम कह सकते हैं कराची इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान। अब इसी बात को अगर हम किसी और तरीके से कहना चाहें तो हम कह सकते हैं कराची इज़ बिगर देन मैनी अदर सिटीज़ ऑफ द पाकिस्तान। अब दोनों का मतलब सेम ही है, दोनों का सेंस सेम ही है, हमने जस्ट चेंज किया है कि सुपरलेटिव वाली को हम कंपैरेटिव में लेके आए, लेकिन सेंस दोनों का सेम लिया है। इस तरीके से हम लोग जो डिग्रीज़ हैं सुपरलेटिव और कंपैरेटिव उनको इंटरचेंज भी कर सकते हैं। जी दोस्तों, ये था आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने इंटरचेंजिंग और सम डबल फॉर्म्स ऑफ द सुपरलेटिव एंड कंपैरेटिव डिग्रीज देखी हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। हमारा टॉपिक जो एडजेक्टिव के मुतल्लिक है दैट इज़ सम नाउन्स यूज्ड एज एडजेक्टिव एंड सम एडजेक्टिव्स यूज्ड एज नाउन। आज हम ये देखेंगे कि कुछ नाउन जो हम एडजेक्टिव के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, और दूसरा टॉपिक जो इसी के रिलेटेड है दैट इज़ कि किसी एडजेक्टिव को हम कैसे एक नाउन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जो प्लूरल्स होते हैं हमारे पास उनको हम नाउन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल द रिच। अब जो रिच है दैट इज़ एडजेक्टिव, लेकिन हम ये कहते हैं कि द रिच गिव्स आर्म्स टू द पुअर। अब यहाँ पे जो रिच यूज़ हुआ है वो एक नाउन के तौर पे यूज़ हुआ है। अगर हमारे पास कोई सिंगुलर नाउन है जो किसी एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी को शो करता है तब भी वो एडजेक्टिव है और हम उसको यूज़ कर सकते हैं एज ए नाउन। फॉर एग्जांपल द फ्यूचर। जैसे हम कहते हैं द फ्यूचर इज़ अननोन टू अस। इसका मतलब है कि जो मुस्तकबिल है वो हमसे छुपा हुआ है। इससे मुराद जो है फ्यूचर से वो एक्चुअली फ्यूचरिटी है। ऐसे ही हम कह सकते हैं ही इज़ द लवर ऑफ द ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे जो ब्यूटीफुल यूज़ हुआ है ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी को शो करता है, ये नाउन, ये भी ऐसे एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो फंक्शन ये परफॉर्म कर रहा है दैट इज़ द फंक्शन ऑफ अ नाउन। ऐसे हमारे पास कुछ ऐसे एडजेक्टिव भी होते हैं जो परमानेंटली नाउन बन जाते हैं। इनमें से कुछ हमारे पास प्रॉपर नाउन से स्टार्ट होते हैं। जैसे हम कहते हैं ऑस्ट्रेलियंस आर द ग्रेट नेशन। अब यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलियंस यूज़ हुए हैं एक्चुअली ये एक एडजेक्टिव के तौर पे है, लेकिन यहाँ पे जो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है वो एक नाउन का है। ऐसे ही हमारे पास कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जो हमारे पास पर्सन्स को डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं जूनियर्स, सीनियर्स। तो ये ऐसे हैं जो हमारे पास किसी पर्सन को डिनोट करते हैं, लेकिन एज ए नाउन यूज़ होते हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर। हम कह सकते हैं कि आवर जूनियर्स आर वेरी गुड। अब यहाँ पे इस जूनियर से मुराद जूनियर बॉयज़ हैं या जूनियर स्टूडेंट्स हैं। ऐसे हमारे पास कुछ जनरल चीज़ें भी हो सकती हैं, जैसे हम बोलते हैं सीक्रेट्स, यानी कि सीक्रेट से मुराद सीक्रेट थिंग्स हैं। जैसे हम कहते हैं सीक्रेट्स, तो यहाँ पे सीक्रेट भी एज ए नाउन यूज़ हो रहा है, हालांकि इससे मुराद होता है सीक्रेट थिंग्स। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं सीक्रेट्स शुड बी केप्ट इन प्राइवेसी। ऐसे ही हमारे पास कुछ फ्रेजेस भी हो सकते हैं जो कि नाउन के तौर पे हम यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे हम कहते हैं इन शॉर्ट, बिफोर लॉन्ग। अब हम चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ दैट इज़ नाउन
यूज्ड एज एडजेक्टिव, कि अब हम नाउन को कब कब एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी मिसालें मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल, आई मेट अ लिटिल कॉटेज गर्ल। अब यहाँ पे जो कॉटेज है ये भी एक नाउन है, हम जानते हैं कॉटेज एक नाउन है, लेकिन जब ये किसी और नाउन के साथ हमने लगा दिया, जैसे कॉटेज गर्ल मतलब झोंपड़ी वाली लड़की, तो इससे मुराद ये है कि इसको हमने एज ए एडजेक्टिव यूज़ किया है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, जैसे हम कहते हैं ही ऑलवेज प्ले द कंप्यूटर गेम्स। अब यहाँ पे जो कंप्यूटर है ये भी नाउन है, गेम्स भी नाउन है, लेकिन कंप्यूटर गेम्स हमने एक साथ यूज़ किया है, तो कंप्यूटर जो यहाँ पे यूज़ हो रहा है दैट इज़ एक्टिंग एज द एडजेक्टिव। ऐसे ही आपको बहुत सारी मिसालें और भी देखने को मिल सकती हैं। इन शॉर्ट मैंने आप लोगों को ब्रीफ करने की कोशिश की है कि हम नाउन को एडजेक्टिव के तौर पे और एडजेक्टिव को नाउन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो मैंने आपको बता दी हैं, लेकिन ये जनरल हैं, आप इनसे बहुत सारी चीज़ें और भी ड्राइव कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये दोनों टॉपिक क्लियरली समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर आप लोगों को क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए, हम उसका आंसर देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। एडजेक्टिव की पोजीशन क्या हो सकती है? जब हम किसी नाउन के साथ एडजेक्टिव को प्लेस करते हैं तो उसकी एग्जैक्टली पोजीशन क्या होती है? तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारे पास एडजेक्टिव होता है वो नाउन से हम पहले ही लिखा जाता है, जिसको बोला जाता है द एट्रीब्यूटिवली यूज ऑफ द एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, वी से दैट अहमद इज़ अ गुड बॉय। नाउ हेयर द गुड इज़ यूज्ड एज एडजेक्टिव एंड इज़ प्लेस्ड बिफोर द नाउन। अब किसी भी एडजेक्टिव को नाउन से पहले या बाद में प्लेस करने से क्या फ़र्क पड़ता है वो आप लोगों को इस एग्जाम्पल से समझ आ जाएगा। जब हम ये कहते हैं द ग्रेट नोबल मैन्स सन, सेकेंड सेंटेंस इज द नोबल मैन्स ग्रेट सन। अब जो ग्रेट लगा है उसने पहले नोबल मैन के मीनिंग में इजाफा किया, और बाद में जब हमने इसके बाद प्लेस किया तो उसने सन के मीनिंग में इजाफा किया। तो ये डिफरेंस होता है जब हम पोजीशन चेंज करते हैं एडजेक्टिव की। However, in the poetry, we can place the adjective after the subject, or you can say that after the noun. अगर पोइट्री की बात करें तो जो हमारे पास एडजेक्टिव होता है हम इसको सब्जेक्ट या नाउन के बाद भी रख सकते हैं। जैसे हम कहते हैं सिस्टर्स डियर ही वॉज इट यस्टरडे। तो यहाँ पे जो एक वर्स मैंने आपके सामने बोली है, एक पोइट्री की लाइन बोली है, इसके अंदर जो सिस्टर के बाद डियर लगा है, एक्चुअली वो डियर पहले लगना चाहिए था क्योंकि ये एडजेक्टिव है। लेकिन यहाँ पे पोइट्री के अंदर ये इस बात की छूट होती है कि आप उस जो रूल्स होते हैं पोइट्री के उसको फॉलो करने के लिए आप एडजेक्टिव को नाउन के बाद भी लगा सकते हैं। जब हमारे पास किसी नाउन के साथ मोर देन वन एडजेक्टिव यूज़ हो रहे हों और वो मीनिंग में इजाफा करें उसी सेम नाउन का, तब हम उस नाउन के ऊपर एम्फेसिस करने के लिए, फोर्स अप्लाई करने के लिए, प्रेशर डालने के लिए हम जो उसके एडजेक्टिव होते हैं वो बाद में लिख सकते हैं। जैसे हम कहते हैं द किंग फियरलेस एंड रेजोल्यूट एडवांस्ड एट वंस। तो यहाँ पे चेक करें कि जो हमने रेजोल्यूट और फियरलेस ऐड किया है उस किंग के साथ, वो हमने उसके बाद लिखा है। उसकी वजह ये है कि हम उस नाउन के ऊपर एक एम्फेसिस और एक प्रेशर बिल्ड करना चाहते थे। तो जब हम किसी नाउन के अंदर उसकी खूबी या उसकी एडजेक्टिव की वजह से एम्फेसिस डालना चाहते हैं, उसके ऊपर दबाव डालना चाहते हैं या प्रेशर देना चाहते हैं, तब हम उसको हमेशा बाद में ही यूज़ करेंगे। किसी वर्ड को या फ्रेज़ को जोड़ा जाता है किसी एडजेक्टिव के साथ, और उसका मकसद ये होता है कि वो एडजेक्टिव जो है वो उस वर्ड को या उस फ्रेज़ के मीनिंग में इन्हांस करे, उसके अंदर इजाफा करता है, तो हम उस एडजेक्टिव को हमेशा उस नाउन के बाद लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज अ मैन फर्टाइल इन रिसोर्सेज। इस सेंटेंस के अंदर देखें तो हमारे पास जो फर्टाइल एक एडजेक्टिव यूज़ हुआ है वो हमने नाउन के बाद यूज़ किया है। उसकी वजह ये है कि इस नाउन को जोड़ा गया था एक फ्रेज़ के साथ जो इस फ्रेज़ के मीनिंग में इजाफा कर रहा था। हाउएवर, कुछ हमारे पास फ्रेजेस ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर हमेशा एडजेक्टिव बाद में ही लिखा जाता है, और जो सबसे ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं बीइंग मुस्लिम वो है अल्लाह अलमाइटी। जो अलमाइटी है वो एक्चुअली एक एडजेक्टिव है जो हम उसके बाद ही हमेशा यूज़ करते हैं। हमने अलमाइटी, अल्लाह बहुत कम मरतबा आपने सुना होगा, ये मोस्टली बोला जाता है अल्लाह अलमाइटी। ऐसे ही वाइसरॉय इलेक्ट, लेटर्स पेटेंट्स, बॉडी पॉलिटिक्स और इस तरह के बहुत सारे और भी हैं जो हमारे पास ऑलवेज एडजेक्टिव को अपने बाद ही लेते हैं। जी दोस्तों, ये थी हमारा आज का सेकंड लास्ट एडजेक्टिव के मुतालिक लेक्चर, जिसके अंदर हमने देखा है कि उसकी पोजीशन को कैसे प्लेस किया जाता है। अगर आप लोगों के जहन में कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमसे डिस्कशन करें। करेक्ट यूजेज ऑफ सम एडजेक्टिव्स।
आज हम ये देखेंगे कि कुछ एडजेक्टिव जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी होते हैं दूसरे के हिसाब से, उनको करेक्टली यूज़ कैसे करना है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले पॉइंट हमारे पास है दैट इज़ सम, एनी, कि सम और एनी में से हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो दोस्तों जो सम है हमारे पास, ये जनरली अफर्मेटिव किस्म के, यानी कि जिसके अंदर हम हाँ या पॉजिटिव वैल्यू देना चाहते हैं किसी सेंटेंस के अंदर, तब हम यूज़ करते हैं। जो एनी है ये इंटेरोगेटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट देने के लिए हम यूज़ करते हैं। आई विल बाई सम मैंगोज़। अब अगर हम नेगेटिव की बात करें तो यहाँ पे हम एनी यूज़ करेंगे, आई विल नॉट बाई एनी मैंगोज़। लेकिन अगर हमारे पास इफ़ आ जाए तो इफ़ के बाद हमने हमेशा एनी ही लगाना है। जैसे हम कहते हैं इफ़ यू नीड एनी मनी आई विल हेल्प यू। इसके अलावा जितनी भी हमारे पास ऐसी रिक्वेस्ट्स होती हैं या हमारे पास ऐसे ऑफ़र्स होती हैं जिनका मकसद हाँ के मीनिंग में होता है, जिनका पूछने का मकसद हाँ के मीनिंग में होता है, तब भी हम सम यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, विल यू हैव सम आइसक्रीम एंड डिड यू बाय सम क्लोथेस। तो यहाँ पे जितने भी ऑफ़र्स हैं या रिक्वेस्ट्स हैं, अगर वो उस ज़ुमरे के अंदर आ रही हैं तो हम वहाँ पे सम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आज के टॉपिक का है दैट इज़ ईच एंड एवरी। ईच और एवरी के अंदर हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि कौन से वर्ड को कहाँ पे कैसे यूज़ करना है, उसका क्या इम्पैक्ट होता है या क्या वो सेंस देता है। तो इन दोनों को हम कंपैरेटिवली देखते हैं। ईच एंड एवरी, एवरी इज़ लिटिल बिट स्ट्रॉन्गर देन ईच। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो ईच है उसके अंदर एक्सेप्शंस इन्वॉल्व नहीं होंगी, लेकिन जो हमारे पास एवरी है उसके अंदर एक्सेप्शंस इन्वॉल्व होंगी। जो ईच है हमारे पास, ये हम दो चीज़ों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, दो से ज़्यादा के लिए भी। लेकिन जो एवरी होता है वो हमेशा दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए यूज़ किया जा सकता है। जो ईच हमारे पास होता है वो किसी भी ग्रुप के अंदर मौजूद तमाम के तमाम इंडिविजुअल्स की तरफ अपनी अटेंशन देता है, जबकि एवरी जो होता है वो एज ए होल पूरे ग्रुप को ले रहा होता है। ईच हम किसी भी ग्रुप के अंदर तब यूज़ करेंगे जब उस ग्रुप के अंदर इंडिविजुअल्स की या एंटिटीज़ की तादाद लिमिटेड हो या डेफिनिट हो। और जो हमारे पास एवरी है, एवरी को हम तब यूज़ करेंगे जब हमारे पास उस ग्रुप के अंदर मौजूद चीज़ों की तादाद लिमिटेड नहीं बल्कि अनलिमिटेड है या इनडेफिनिट है। जो नेक्स्ट चीज़ हमारे पास है दैट इज़ लिटिल, और लिटिल, दी लिटिल। जो लिटिल होता है इसका मतलब होता है कि बिल्कुल ना होने के बराबर, नियर टू नथिंग, नॉट मच। जैसे हम कहते हैं देयर इज़ अ लिटिल होप फॉर हिज रिकवरी। अब यहाँ पे इसका मतलब है कि माइट बी पॉसिबल कि वो बच जाए, लेकिन रिकवरी के चांसेस नियर अबाउट ज़ीरो हैं। ये एक्चुअली नेगेटिव इम्पैक्ट देता है। और लिटिल जो होता है ये पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है। इसका मतलब भी लिटिल है यानी कि कम है, सम दो नॉट मच, पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है। फॉर एग्जाम्पल, अ लिटिल फैक्ट वुड हैव सेव द सिचुएशन। यहाँ पे बात की जा रही है कि एक्चुअली वो है तो कम, लेकिन फिर भी वो कुछ ना कुछ उस चीज़ के अंदर अपना रोल प्ले कर सकता, यानी कि नॉट नियरली इक्वल टू ज़ीरो, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट के अंदर आ रहा है। ऐसे ही हमारे पास दी लिटल जो है ये मीनिंग देता है नॉट मच बट ऑल देयर इज़, यानी कि थोड़ा है लेकिन वो सारे का सारा इफेक्टिव है। द लिटल नॉलेज ऑफ द कारपेंट्री दैट ही पोजेस्ड स्टूड हिम इन द गुड पोजिशन। अब यहाँ पे चेक करें कि जो हमारे पास दी लिटल यूज़ हुआ है वो उसका मतलब फिर भी वही है कि कम है, बट जितना है वो सारे का सारा उसमें इन्वॉल्व है। नॉट मच बट ऑल देयर इज़, ये मीनिंग देता है हमारे पास दी लिटल। ऐसे ही जो अगला पॉइंट है हमारा दैट इज़ फ्यू, अ फ्यू, दी फ्यू। उनका भी सेम टू सेम यही केस है कि जो हमारे पास फ्यू है दैट इज़ नियर अबाउट ज़ीरो, यानी कि ये हमारे पास नेगेटिव इम्पैक्ट देता है। फॉर एग्जांपल, फ्यू पर्सन्स कैन सेव द सीक्रेट। अब यहाँ पे जो फ्यू यूज़ है इसका मतलब है कि बिल्कुल ना होने के बराबर। ऐसे ही हमारे पास आ फ्यू जो है ये हमारे पास एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है, इसका मतलब है नॉट, दो नॉट मच बट ऑल। ऐसे ही हमारे पास जो आ फ्यू है वो पॉजिटिव सेंस देता है, ये अपोजिट होता है नन के। फॉर एग्जाम्पल, अ फ्यू वर्ड्स स्पोकन इन अर्नेस्ट विल कन्विंस हिम। अब यहाँ पे अ फ्यू वर्ड जो यूज़ हुआ है ये पॉजिटिव सेंस में यूज़ हुआ है कि इसका मतलब भी है बहुत कम, लेकिन समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग वाला मामला यहाँ पे होता है। ऐसे ही जो हमारे पास द फ्यू है, द फ्यू के अंदर ये होता है कि इसके अंदर है थोड़ा लेकिन सारे का सारा इन्वॉल्व है, जैसे हमने पिछले केस के अंदर देखा था। जैसे हम कह सकते हैं द फ्यू रिमार्क्स दैट ही मेड वर वेरी सजेस्टिव।
अब यहाँ पे उसने दी फ्यू लगा के ये ज़ाहिर किया कि चाहे उसने कम ही रिमार्क्स दिए हैं लेकिन वो सारे के सारे सजेस्टिव थे, उनके लिए किसी काम के थे। तो ये होता है डिफरेंट हमारे पास जो कॉमनली यूज़ होते हैं एडजेक्टिव्स उनके करेक्ट यूजेज के मुतालिक कि हमने उनको यूज़ किस तरह करना होता है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। बाकी भी बहुत सारे केसेस हैं, अगर आप पूछना चाहें तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए आए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। थैंक्स अ लॉट।